तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम फैमिली पोजीशन है। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी 1 मिलियन के लिए सिर्फ 3 ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मूवी की शुरुआत होते हुए रेचल नाम की लड़की हमें दिखाई दी जाती है जो एक बंद पड़े रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी उसके पीछे अचानक से एक बूढ़ी औरत का घोस्ट आ जाता है। तभी रेचल की आंख खुलती है और ये उसका एक सपना था। वो एक कार में अपने नानी की जगह जा रही थी। उसके साथ उसकी माँ और भाई भी था क्योंकि अभी अभी उसकी दादी गुजर गई थी। जो रेचल की दादी थी उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी रेचल के नाम कर दी थी। इसी वजह से रेचल अब घर शिफ्ट कर रही थी। उसके पिता स्टीव ऑलरेडी नानी के घर पर थे जो उनके इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो नानी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रेचल की माँ उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर ठीक से रहना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेचल को यहाँ पर आना ही नहीं था। उसे तो टाउन में कॉलेज जाना था बट मजबूरी से उसे यहाँ पर आना पड़ा। अब रेचल अपने पिताश्री से मिलते हैं। पिताश्री उसे यहाँ की स्टोरी सुनाने वाले थे बट रेचल इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और यहाँ पर रेचल सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी अंदर जाते हुए उसे उसकी दादी के फोटो दिखाई दिया जाता है। रेचल ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि रेचल और दादी का रिश्ता बहुत ही अच्छा था और रेचल हमेशा ही उसके दादी को खत लिखती थी। रेचल उसी फोटो को अपने पास रखती है और कमरे में चली जाती है। रूम में जाने के बाद रेचल को वो दिन याद आता है जब उसके दादी की प्रॉपर्टी के बारे में लॉयर ने उन्हें बताया था। लॉयर ने बताया था कि उसकी दादी की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी है और उसको एक लॉकेट भी दिया है। उसी लॉकेट को रेचल हमेशा से उसके गले में पहनती थी क्योंकि दादी का उसके साथ अच्छा कनेक्शन था। बट यहाँ पर स्टीव बहुत ही नाराज था क्योंकि उसकी माँ की प्रॉपर्टी उसके नाम पर ना करते हुए रेचल के नाम पर कर दी थी। तभी लॉयर बोलता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी है अभी रेचल के ही नाम पर रहेगी। अगर रेचल वहाँ पर नहीं रहेगी तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास चली जाएगी। इसी वजह से रेचल और रेचल की फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आई थी क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कौन ही छोड़ेगा और ऊपर से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि रेचल को यहाँ पर नहीं रहना था। उसे तो टाउन में जाकर कॉलेज में पढ़ना था। खाना खाते वक्त रेचल कहती है कि मैं कल से नौकरी ढूंढने के लिए जाऊंगी। तभी उसके पिताश्री कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बट यहाँ पर रेचल साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर रेचल कहती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, इसी वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ। एज अ व्यूअर हमें ये समझ में आता है कि रेचल पूरा दोष अपने पिताश्री पर ढकल रही थी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और ऊपर से उसके पिताश्री कुछ काम भी नहीं करते थे। यहाँ पर रेचल साफ साफ कहती है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक घर रहता है या फिर चैरिटी में चला जाता है, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि रेचल तुम्हें यहाँ पर रुकना ही होगा, जिस वजह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी। फिर रेचल कुछ भी ना सुनते हुए ऊपर चली जाती है। यहाँ पर स्टीव की वाइफ स्टीव को बोलती है कि ये सब प्रॉब्लम तुम्हारी माँ की वजह से हो रही है। अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर देती तो रेचल की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। बट यहाँ पर स्टीव बोलता है कि ये सब प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद में रात का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर रेचल ब्रश कर रही थी। अचानक से उसके मुंह से बहुत सारा खून आ रहा था। वो अपने ब्रश के पास देखती है तो उसको एक लेजर दिखाई दिया जाता है बट ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था क्योंकि वो हेलुसिनेट कर रही थी। फिर रेचल खुद को संभलते हुए सोने के लिए चली जाती है बट उसे नींद नहीं आ रही थी। जब वो सोने का ट्राई करती है तभी दरवाजे पे दस्तक हो जाती है और वहां से कोई अंदर आके उसके सामने ही बैठ जाता है। तो रेचल बहुत ही डर जाती है क्योंकि वही घोस्ट था जो हमने स्टार्टिंग में देखा। ये देखने के बाद रेचल अचानक से खड़ी हो जाती है। उसको सपने के अंदर सपना पड़ा होता है बट यहाँ से रेचल बहुत ही डर जाती है। अगले दिन उसके पिताश्री जॉब देखने के लिए जा रहे थे और रेचल यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं बताती क्योंकि रेचल के ऊपर कोई भरोसा रखने वाला नहीं था। उसके बाद में रेचल भी बाहर चली जाती है। घर के बाहर जाते ही रेचल को कुछ चैंटिंग जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कि उसके कान में कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। तभी जाते वक्त उसको मैगी नाम की लड़की दिखाई दी जाती है। यहाँ पर मैगी और रेचल एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। यहाँ पर मैगी को पता था कि रेचल एक हॉन्टिंग हाउस में रहने के लिए आई है। यहाँ पर मैगी रेचल से पूछती है कि तुम अपने दादी से मिलने आई थी और अचानक से वो टॉपिक चेंज करने लगती है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है बट यहाँ पर रेचल इतना ध्यान न देते हुए कहती है कि मुझे जॉब ढूंढना है, यहाँ पर कोई जॉब देने वाला है। तभी मैगी उसे एक कैफे में ले जाती है
दूसरे जगह पर जब रिचल की माँ घर की सफाई कर रही थी तभी दो लड़कियां उसकी तरफ देखते हैं और घूर कर वहां से आगे चले जाते हैं। ये रिचल की माँ को कुछ समझ में नहीं आता बट वो इग्नोर कर देते हैं। कैफे के अंदर जाते ही हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जाती है। उसका नाम ट्रिस्टन था। यहाँ पर ट्रिस्टन बोलना बहुत ही मुश्किल है इसीलिए मैं सिर्फ ट्रिसा बोलूंगा। वैसे यहाँ पर मैगी और ट्रिशा दोनों भी स्कूल में साथ थे बट यहाँ पर ट्रिशा मैगी को पहचानने से ही नकार कर देती है। यहाँ पर ट्रिशा रिचल को एक फॉर्म भरने के लिए देती है जो जॉब के रिलेटेड था। मैगी और रिचल दोनों भी फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठी थी। तभी यहाँ पर केविन नाम का बंदा आता है जो उनके साथ बातें करने की ट्राई करता है। केविन यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्लब चलाता हूँ, अगर आपको पसंद होगा तो आप मेरे साथ आ सकती हो। यहाँ पर मैगी और रिचल दोनों ही केविन को बैठने के लिए कहती है। तभी रेचल और केविन के बीच में थोड़ी सी बातें होती है तो रेचल बताती है यही स्टोरी जो दादी ने प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी, अभी यहाँ से वो जा नहीं सकती। उसके बाद में केविन भी अपने थोड़ी बहुत बातें शेयर करता है। यहाँ पर केविन बोलता है कि तुम्हारी दादी ने प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम भी कर सकती थी जिससे तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं होती। रेचल बोलती है कि शायद दादी और मेरे में अच्छा बॉन्ड था और मैं दादी को कंटिन्यूअसली लेटर भी लिखती थी, इसी वजह से शायद दादी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी। बट मैं दादी से कभी मिलने नहीं आ सकती थी क्योंकि हमारा टाउन यहाँ से बहुत दूर था। ट्रिशा यहाँ पर आ जाती है और वही पेपर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि ये फैमिली वही है जो हॉन्टेड हाउस में रहने के लिए आई है और वो थोड़ी सी हंसने लगती है। तभी ट्रिशा कुछ बोलने का ट्राई करती है बट मैगी रिचल को लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर मैगी का बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा था, इसी वजह से रिचल उससे बात करने के लिए ट्राई करती है। यहाँ पर मैगी कहती है कि चलो मेरे घर पे चलते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैगी रिचल को बताती है कि तुम्हारे दादी के बारे में गांव में बहुत सारे चर्चे थे और रूमर्स भी थे बट इससे भी रिचल को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैगी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि तुम्हारी दादी एक विच हुआ करती थी। ये सुनकर रिचल तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। मैगी और बताती है कि तुम्हारी दादी मरते वक्त कोई नर्सरी में नहीं थी, वो असाइलम में थी। इसका रीजन ये था एक दिन तुम्हारे घर से बहुत सारी लाशें मिली थी और वो मरे हुए मुर्दे थे। ये सब सुनकर रिचल थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है और कहती है मैगी से कि ये सब कुछ क्यों करेगी मेरी दादी। तभी मैगी उसे बताती है कि एक रिचुअल के लिए वो बुढ़ी फिर से जवान होने की ट्राई कर रही थी। ऐसा रूमर पूरे गांव के अंदर फैला हुआ है। रिचल यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं मेरे दादी को जो भी लेटर लिखती थी वो नर्सिंग का था, ना कि असाइलम में लिखती थी। तो मैगी कहती है कि जाकर एक बार तुम चेक कर लो। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि क्यों रेचल की माँ को देखकर उन लोगों ने मुंडी फिरा ली थी। ये सब सुनकर रेचल का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो वहां से चली जाती है। जाते वक्त मैगी की माँ उससे टकरा जाती है। मैगी की माँ सूजन जब अंदर आती है तब मैगी उसको सब कुछ बता देती है कि जैसे कि उसके दादी ने उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी है और वो हॉन्टेड हाउस में रहती है। तो सूजन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उसे यहाँ पर फिर से लेके आओ क्योंकि क्या पता उसके साथ काली शक्ति भी हमारे पास आ जाए। और वो मैगी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि रिचल का भाई फुटबॉल के साथ खेल रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। ये चेक करने के लिए वो बाहर चला जाता है बट बाहर कुछ भी नहीं होता। वो जब अंदर आता है तो देखता है बास्केटबॉल जो ऊपर थी वो बेडशीट के नीचे चली गई थी। जब वो बेडशीट निकालता है तभी वो बॉल टेबल के नीचे चला जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए ट्राई करता है बट तभी वो घोस्ट उसे दिखाई दे जाता है। यहाँ पर वो भाग के अपने माँ के पास जाता है और उसे बताता है बट यहाँ पर उसकी माँ उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। उसकी माँ उसको गुस्से में कहती है कि तुमने तुम्हारा जो पैकेजिंग है वो अभी अनपैक भी नहीं की। ऐसा थोड़े बहुत बोल के वो वहां से चली जाती है और अचानक से बिस्तर के नीचे से अटका हुआ बॉल वो बाहर आ जाता है। तभी दूसरी तरफ रेचल उसी नर्सिंग होम के एड्रेस पर जाती है बट वहां पर सच में असाइलम था। ये देखकर रेचल समझ जाती है कि उसने जो लेटर भेजे वो नर्सिंग होम में नहीं असाइलम में भेजे थे और नानी लास्ट के वक्त में असाइलम में थी। घर जाने के बाद रेचल ये बातें उसकी माँ को नहीं बताती क्योंकि उसको पता था कि इन्होंने ही मुझसे ये बातें सब छुपाई होगी। उसके बाद में वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तभी दूसरे कमरे से उसे
उसे बहुत सारे फुटबॉल की आवाज आने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई होगा। वो उसे चुप कराने जाती है, बट वो देखती है कि उसका भाई तो नीचे फुटबॉल खेल रहा है और यहाँ पर से आवाजें कैसे आ रही है। रेचल इसको भी इग्नोर कर देती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डिनर टाइमिंग दिखाई दी जाता है, जहाँ पर रेचल अपने पिताश्री से पूछती है कि आपने दादी के बारे में मुझे झूठ क्यों बोला। दादी लास्ट के समय असाइलम में थी, ना कि नर्सरी में थी। कि हम नहीं चाहते कि तुम दादी से इतना प्रेम करती थी और ऊपर से तुम उनको खतें लिखती थे, वो खत लिखना कम ना हो जाए, इस वजह से हमने तुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर रिचल कहती है कि उसकी दादी एक विच थी। उसके पिताश्री बोलते हैं कि दादी तुम्हारी विच वगैरह कुछ नहीं थी, उनको मेंटली थोड़े से इलनेस आ गया था, इसी वजह से उनको असाइलम में डाला गया था। यहाँ पर रेचल और बातें कहती है कि जैसे हमारे घर में कुछ बॉडियां भी मिली थी। तो यहाँ पर उसके पिताश्री बोलते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पर बॉडियां भी मिली थी। वो बोलते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि तुम अपने दादी से दूर हो जाओ। जो भी बॉडीज मिली थी, तुम्हारी नानी उनके नाक और कान काट लेती थी और कुछ सर्कल बना के वहाँ पर रख देती थी, इस वजह से हमें उसको असाइलम में डालना पड़ा। यहाँ पर रिचल कहती है कि अगर वो विच नहीं थी तो मेरे साथ एक अजीबोगरीब चीजें क्यों घट रही है। वो बताती है कि डोर अपने आप बंद हो जाता है और मुझे कुछ घोस्ट भी दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ पर उसका भाई भी उसका साथ देता है और ये बातें कहने लगता है, मुझे भी दिखा। उसके पिताश्री उससे बोलते हैं कि तुम इस घर में ठीक से ढली नहीं हो, वक्त के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ नाइटमेयर्स हो रहे। तभी रिचल इस बातों से पक जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। तभी उसे केविन दिखाई दिया जाता है, जो बार का ओनर था। रिचल और केविन का थोड़ा सा कन्वर्जेशन हो जाता है। यहाँ पर रिचल कहती है कि तुम अगर यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। बट यहाँ पर केविन कहता है कि टाउन के लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर केविन हेलोवीन की जो पार्टी थी उसकी टिकट देने के लिए रिचल के पास आया था। वो रिचल से पूछता है कि तुम कल जरूर आ जाना। यहाँ पर रिचल भी हाँ कर देती है। अगले सीन में रिचल और उसका भाई एक साथ खेल रहे थे, तभी उसे घर के विंडो से वही घोस्ट दिखाई दिया जाता है। अचानक से रिचल की आंख खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो यहाँ वहाँ देखती है तो उसे फिर से वही घोस्ट दिखाई दिया जाता है और वो फिर से जग जाती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उसे सपने के अंदर सपना पड़ रहा है। डैम, सपने के अंदर सपना। तभी वो उठकर दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, बट वो दरवाजा भी खराब था और अचानक से कहां से वहां पर एक चाबी भी आ जाती है। वो रिचल अपने पास रख देती है। यहाँ पर रिचल एटिक में चली जाती है, जहाँ पर एक रॉकिंग हॉर्स भी था और पुराने बहुत सारे बक्से भी थे। रिचल को एक पुराना बक्सा दिखता है, तभी वो उसी चाबी की मदद से उसको खोल देती है और उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। बट उसमें एक मेन चीज उसको हाथ लग जाती है, जो होती है विच क्राफ्टिंग की बुक। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस विच क्राफ्ट के बुक के ऊपर उसकी दादी का भी नाम था। उस विच क्राफ्ट के बुक को वो अपने पास ही रखती है। तभी उसके पीछे की चेयर और रॉकिंग हॉर्स हिलने लगता है। नीचे आते वक्त वो मैगी से टकरा जाती है, जो मैगी उसके घर में आई थी उसको देखने के लिए। यहाँ पर मैगी उसे सॉरी बोलती है, बट रिचल बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी पता नहीं था ये असाइलम के बारे में, मेरे पिताश्री ने मेरे से ये बातें छुपाई थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। यहाँ पर रिचल मैगी के माँ के बारे में बोलती है कि वो बहुत ही यंग दिखती है। तो मैगी बताती है कि उसके माँ ने उसको 16 साल की उम्र में ही जन्म दिया था, जिस वजह से उसको बहुत कुछ चीजें झेलनी पड़ी थी। यहाँ पर मैगी बताती है कि उसकी माँ जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला गया और उसके माताश्री और पिताश्री में भी उसको निकाल दिया घर के बाहर। इस वजह से उसके माँ को बहुत ही सफरिंग करनी पड़ी प्रेगनेंसी के वो और अभी जीने के लिए भी, इसीलिए वो वेट्रेस का काम करती है। ओवरऑल हमें पता चलता है कि उसके माँ ने बहुत कुछ चीजें सहन की है। हालांकि मैगी उसी बुक के तरफ देखती है और कहती है कि ये शायद विच की बुक होगी, जो विच ऑफ शैडो कहते हैं इसको। बट यहाँ पर रिचल उसकी बात काटते हुए बोलती है कि मेरी जो दादी थी वो मेंटली सीक थी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। तभी मैगी वही बुक लेकर अपने घर चली आती है और उसकी माँ वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि उसने रिचल के साथ अभी भी ताल्लुकात रखे हैं। यहाँ पर रिचल केविन के हेलोवीन पार्टी के लिए आई थी। तभी ट्रिसा उसे टोकते हुए बोलती है कि केविन तुम्हें पसंद नहीं करता। बट अचानक से केविन वहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर लेके चला जाता है। मीनवाइल
मीनवाइल यहाँ पर रेचल केविन के पास चली आती है और सब कुछ होने के बाद केविन उसे घर ड्रॉप करने के लिए चला आता है। इसी बीच उसे मैगी मिल जाती है और मैगी को लेकर वो अपने घर चले आते हैं। यहाँ पर मैगी रेचल को बताती है तुम्हारे दादी ने जो भी लाशें लेके आई थी और उनके कान बीन काटे थे ये सब इस रिचुअल में लिखा गया है, इस बुक में लिखा गया है। बट यहाँ पर दादी ने जो भी रिचुअल किया है वो मुर्दे लोगों पर किया था, बट अगर हम जिंदा लोगों पर ये रिचुअल करें तभी ये काम करता है। वो उसे एक डायग्राम दिखाती है जिसमें पेंटाग्राम बना था और सभी सिरों पर कुछ ना कुछ इंद्रिय थे, जैसे कि नाक, कान, हाथ, आंखें। वो बताती है कि इस रिचुअल को जो परफॉर्म करता है, जिसको पजेस किया होता है, उसके अंदर उसकी आत्मा चली जाती है, मतलब रिकार्नेशन हो जाता है। बट पोजीशन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें उस आदमी के पास होनी चाहिए। तभी रिचल को याद आता है कि उसके दादी का लॉकेट उसके ही पास है और वो हमेशा से ही उसे पहनती है। इसके वजह से रिचल और भी डर जाती है और वो मैगी को सब कुछ बताती है, जैसे कि उसके साथ ये जो बुरी चीजें हो रही है, उसको गोश्त दिखाई दे रही है। रिचल किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो वही लॉकेट निकालकर डोर पर टंगा देती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और ट्रिसा को हमें दिखाई दिया जाता है और ट्रिशा बहुत ही गुस्से में थी कि रिचल और केविन का कुछ ना कुछ चल रहा है। वो अपने कलीग टाइसन को भी ये बातें बता रही थी। इसी वक्त टाइसन डोर बंद करने के लिए बाहर चला जाता है और अंदर आके ट्रिसा के पास दिखता है तो ट्रिसा यहाँ पर मरी हुई होती है। तभी टाइसन देखता है कि ट्रिशा की जीभ काटी हुई थी और अचानक से टाइसन के ऊपर कोई हमला कर देता है और टाइसन का हाथ भी काट देता है। यहाँ पर एज अ व्यूअर हमें समझ में आता है जो रिचुअल है वो फिर से शुरू हो गया है और उसकी नानी ये सब कुछ जिंदा लोगों के ऊपर कर रही है। शायद रिचल की दादी का गोश्त छाक चुका है और वो पूरी तरीके से रिचल को अपने वश में करके उसकी ही बॉडी पोजेस्ट करके उसमें जाने की ट्राई कर रही है। अभी तक ऐसा ही लग रहा है हमें स्टोरी में। दूसरी तरफ मैगी के माँ को कुछ हलचल सुनाई देती है और कोई उसका कान ही काट देता है। दूसरे सीन में हमें रिचल की माँ दिखाई दे जाती है जो बाहर आई थी और अचानक से उसको कोई मार देता है और उसकी आंखें ही निकाल देता है। यहाँ पर हम रिचल को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो अपने भाई के रूम में उसको चेक करने के लिए जाती है, बट यहाँ पर उसका भाई भी नहीं होता, ना ही यहाँ पर उसके माँ बाप उसके घर में थे। जब वो नीचे आती है तो वो मैगी से टकरा जाती है और मैगी उससे कहती है कि किसी ने मेरे माँ को भी मार डाला है और उसके कान भी किसी ने काट लिए है। यहाँ पर रिचल बताती है कि मुझे भी मेरे माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मेरा भाई दिखाई दे रहा है और दोनों ही मिलकर उसके माँ बाप को ढूंढने का ट्राई करते हैं। बट इसी बीच केविन का फोन आ जाता है और केविन कहता है कि त्रिशा और टाइसन को किसी ने मार डाला। केविन बताता है कि तुम इसी वक्त वहां से बाहर निकलाओ और अचानक से वो फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ आवाजें बेसमेंट से आ रही थी, इसी वजह से वो दोनों बेसमेंट में जाके देखती है और वो देखती है कि वही पेंटाग्राम बना हुआ है। एक जगह पर ट्रिशा की जीभ, टाइसन का हाथ, उसकी माँ की आंखें और मैगी की माँ की कान और यहाँ पर कमी थी नाक की, जिससे 5 सेंसस कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ समझ पाते तभी रेचल के पिता यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कहानी का बड़ा प्लॉट हमें रिवील होता है। दरअसल ये सब चीजें उसके पिताश्री ने की थी। ये सुनकर हम भी चौंक जाते हैं। यहाँ पर उसका पिताश्री बोलता है कि ये सब कुछ चीजें मैंने ही की थी। यहाँ पर रेचल बोलती है कि ये सब कुछ चीजें तुमने क्यों की, तो उसका पिताश्री बोलता है कि मेरे माँ ने सब कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगा। और यहाँ पर उसके पिताश्री का रेचल से कुछ भी मतलब नहीं था, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसी वजह से वो रेचल को यहाँ पर लेके आया था। यहाँ पर रेचल का बाप बताता है कि मैंने मेरे वाइफ को भी मार डाला। तो यहाँ पर रेचल पूछती है कि मेरे भाई का क्या हुआ, तो उसका पिताश्री बोलता है कि ये सब प्रॉपर्टी लेने के बाद वो तो जिंदा रहेगा क्योंकि आगे वंश भी बढ़ाना है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा और मैंने पहले से एक प्लान बनाया हुआ है। तो बोलता है कि किसी के ऊपर तो एग्जाम डालना ही पड़ेगा, ये सब एग्जाम में मैगी के ऊपर डाल दूंगा। तो ये बताता है कि तुम्हारे विचक्राफ्ट के बुक का जो कॉन्वर्जेशन था वो मैंने सुन लिया था। मैं पुलिस को ये बताऊंगा कि मैगी जो है केविन से प्यार करती थी, बट केविन तो रिचल से प्यार करता था। इसी वजह से मैगी ने ये रिचुअल करने का ट्राई किया, जिसके वजह से मैगी रिचल के बॉडी में चली जाए और मैगी ने उसकी माँ को मारा, उसके बाद में ट्रिशा को मारा, टाइसन को मारा और आखिरकार हमारे घर में आकर रिचल को और उसकी माँ को मारा। मतलब यहाँ पर सबको मारने वाली मैगी साबित हो जाएगी। अब बच जाएंगे मैगी और मैं मैगी को भी मार दूंगा और पुलिस को बता दूंगा कि रिचल को बचाने के लिए मैंने मैगी को भी मार दिया। इस सब स्टोरी की वजह से वो पुलिस से भी बच जाएगा, ऐसा उसने प्लान बनाया था।
तभी उसे वॉल के पीछे से कोई आवाज आ रही थी। जब वो चेक करने जाता है तभी उसे वही घोस्ट दिखाई दिया जाता है। ये सब देख के वो तो डर जाता है, बट वही घोस्ट उसके हाथों से उसकी ही गर्दन काट देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सच में यहाँ पर घोस्ट है। ये सब कुछ देख के रिचल बहुत ही घबरा जाती है, बट उसी चाकू से रिचल के बाप का नाक कट जाता है और उसी पेंटागन के पास गिर जाता है, जिसके वजह से रिचुअल पूरा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिचुअल को कुछ भी नहीं होता। हमें समझ में आता है कि दादी उससे सच में प्यार करती थी। रिचुअल कंप्लीट होने के बाद भी उसने उसका शरीर नहीं लिया। सामने वाली छोटी सी खिड़की से उसे उसका भाई दिखाई दिया जाता है, जिसको सब कुछ पता चल गया था। वो दोनों साथ में आते हैं और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई दिया जाता है कि रेचल और उसका भाई यहाँ से जा रहे थे। वो केविन और मैगी को बाय करते हैं और यहाँ पर जो भी कातिल था वो ऑब्वियसली मारा गया था, जो उसका बाप था। हालांकि बात रही उस होम की, तो रिचल उसको बेच देती है और रिचल को वैसे भी कोई मतलब नहीं था वहाँ पर रहने को, क्योंकि उसे पहले से ही टाउन में जाकर पढ़ना था। बट यहाँ पर दो स्टोरियाँ हमें पता चलती है कि शायद उस लॉकेट को निकालने के वजह से रिचल पजेस नहीं हो गई होगी और उसी वजह से उसकी दादी उसके अंदर नहीं आ गई, और शायद से उसके बाप को ये सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहन करने वाली उसकी दादी ही होगी, क्योंकि जो विच होती है वो डार्कनेस बढ़ाने में बहुत ही माहिर होती है। नेक्स्ट सीन में उसी घर के अंदर हमें दूसरी फैमिली दिखाई दी जाती है और उसमें से एक छोटी बच्ची वही पेंडेंट पहन लेती है। शायद उसकी दादी उस लड़की के अंदर रीइंकार्नेशन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पर मूवी की साइकोलॉजी ये है, बेसिकली जो भी लोभी लोग है प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के बच्चों को भी मार सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक कंसेप्ट बताने का डायरेक्टर ने सोचा होगा। तो दोस्तों 1 मिलियन के लिए सिर्फ 3 ही फॉलोअर्स कम है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।